हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं था कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये ऑटोनॉमीज़ जो हैं, मैं अपने एरिया में खुद मुख्तार रहूँगा इन मामलात में। और वो कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्कों में 2 कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनाइटेड स्टेट है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। जी। वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म है और यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। यहाँ वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि अमेरिका इस वजह से कमज़ोर हुआ कभी भी हिस्ट्री में कि उसकी हर रियासत के लिए अलग आइन है और हर रियासत का अलग कानून है और हर रियासत अपने दायरा इख्तियार में खुद मुख्तार है। इससे अमेरिका कमज़ोर हुआ, ये बात कोई नहीं कह सकता। बल्कि वो एक बाइंडिंग फैक्टर रहा बहुत से, ना जम्मू कश्मीर की धरती से, ना यहाँ की आवाम से कुछ लेना देना है। जिस तरह आजकल आप सुन भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि भाई बाहर के लोगों को अगर ज़मीन फ्री में दी जाती है, तो मैं जम्मू वाले को पूछता हूँ, आपको दिल्ली में कितनी फ्री जगह मिलती है? आपको यूपी में कभी किसी ने फ्री जगह दी? आप भी जाते हो बिज़नेस करने के लिए, आप पंजाब में जाते हो, आप चंडीगढ़ जाते हो, कभी वहाँ आपको मिली है? क्या यहाँ को लूट मची है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जो जितने रिसोर्सेज हैं उनको आप डिप्लीट कर दो, उनको आप इस तरह स्क्वेंडर करो? तो कुछ लोग उसको भी तस्लीम करते हैं कि भाई ठीक करते हैं वो। तो वैसे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे और वो लोग जो होते हैं वो समझ लो आप, मैं उनको पेड कहूँगा अपनी ज़ात के लिए, वो ज़ाती फ़ायदों के लिए कहते हैं। लेकिन नॉट इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम any citizen, any state subject of Jammu and Kashmir can think के ये वापस नहीं मिलना चाहिए। 1965 तक यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपना रहा, जिनको सदर रियासत कहते हैं। 65 में ये ख़त्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी अमेंडमेंट हुई। उस वक़्त यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि यहाँ है तो यहाँ मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग चला रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि 70 साल से यहाँ लोग, भाई यहाँ लोकल पार्टीज़ की टोटल हुकूमत आप देखोगे तो 17-18 साल बनती है, 1947 से लेकर 23 तक। बाकी या तो वो गवर्नर राज रहा है या सेंट्रल की डायरेक्ट हुकूमत, यानी सेंटर की जो पार्टी थी वो नॉमिनल होते थे। जब यहाँ बख्शी गुलाम मोहम्मद बने वो तो स्टैम्प पेपर थे, सरकार जो थी वो दिल्ली से चलती थी। तो जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज़ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस ना कोलिशन होगी, कांग्रेस तो जब सेंटर के मातहत ही, जो कांग्रेस का जो लीडर होता था या चीफ मिनिस्टर होता था वो तो उसकी डोर बागडोर जो थी वो दिल्ली में होती थी, तो वो सेंटर ही चलाती थी डायरेक्टली। जिस तरह आज जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो नहीं चला रहे, चला तो हो उन लोगों की वजह से। तो महाराजा का जो इल्हाक था वो शराइत पर था, उन शराइत को ट्रैम्पल किया, रोंदा, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह रोंदा कि उसकी धज्जियां उड़ाई। और फिर महाराजा साहब के दिन छुट्टी भी दी हमको। जो महाराजा ने जो जिन कंडीशंस पे इल्हाक किया उसकी धज्जियां उड़ाई, लेकिन महाराजा के पैदाइश यूम पैदाइश पे हमको छुट्टी दे दी, वही बहुत है हमारे लिए। उसके एग्रीमेंट का एहतराम नहीं किया आपने, लेकिन उसके दिन पैदाइश की छुट्टी दे दी। आपने क्या किया? आपने असेंबली को पहले डिसॉल्व किया। असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद गवर्नर राज के बाद प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल आपने 356 के तहत लगा दिया, आर्टिकल 356 में, तो तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है। अब जब प्रेसिडेंट खुद ही लेजिस्लेचर का रोल अदा करता है तो एक्सेंट अगर उसने देनी है तो किसको एक्सेंट देनी है? अपने आप को। वो आर्टिकल 370 परमिट नहीं करता। खैर ये कानूनी बहस है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग।
आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर खान साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। मुजफ्फर साहब, ये जो 370 और 35A पे 11 जुलाई को जो सुनवाई होने जा रही है और आप उसमें पिटिशनर भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो 370 और 35 है, जम्मू कश्मीर में इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, और जो इसको तोड़ने का तरीका था, क्या वो सही था? देखिए, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 370 जो था, ये पहले आर्टिकल 309 था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी, ये 49 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वजूद में आया और पास किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, और 1950 में ये इम्प्लीमेंट हुआ। आफ्टर अ थ्रेडबेयर डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, एक वेल थॉट आउट प्रोसेस जो है, उसके बाद विद द कंसेंसस, जिसमें जो हमारे लीडिंग लीडर्स हैं, जो आज हमारी जो एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कहते हैं कि हम उनकी आइडियोलॉजी बारो करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, वो भी मौजूद थे जी। और उन्होंने भी कंसेंट दी उस वक्त। आर्टिकल 370 वजूद में आया। जो रिलेशनशिप है जम्मू कश्मीर का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो गाइड करेगा कि हमारी रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह चलेंगे। और आर्टिकल 370 में जो प्रोटेक्शंस थी, वो प्रोटेक्शन बेसिकली जो है वो महाराजा ने दी थी। वो प्रोटेक्शन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री ये है कि 1927 में महाराजा ने एक ऑर्डर पास किया जी। और उस ऑर्डर की बैकग्राउंड ये थी कि जम्मू में एक बड़ी पुरजोर एजिटेशन हुई थी। पुरजोर एजिटेशन का जो मकसद था, जो फियर था, वो ये था कि महाराजा की जितनी भी सेक्रेटरीट थी, जिसको आज हम सेक्रेटरीट कहते हैं, जो महाराजा का दरबार था, उस पर जो पंजाबी लोग थे, वो समझ लो मेजॉरिटी वही आ गए थे। जी। शुरू में पंजाबीज को यहाँ महाराजा ने लाया था कि यहाँ जो पर्शियन का रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड ऑफ द लैंड, रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जितनी भी प्रोसीडिंग्स यहाँ हुई हैं, तो वो देवर इन पर्शियन। पर्शियन जो थे उसको ट्रांसलेट करना था उर्दू में, और उर्दू लैंग्वेज, पर्शियन जो थी वो पंजाबी बहुत अच्छे जानते थे। सियालकोट एरिया जो था वो पंजाब का, वो देवर वेल वर्स्ड विद द पर्शियन लैंग्वेज। जी। उनको यहाँ लाया। अब जो आया यहाँ, उसने अपने भतीजे, भांजे, भाई उनको लाया। आस्ता आस्ता प्रमोशन लेते लेते वो जो पूरा दरबार था, वो पूरे का पूरा दरबार समझ लो पंजाबी हो गया। एप्रीहेंशन बढ़ गई। फिर उन्होंने ही क्या किया कि जितनी भी ये वनस्पति उगाने वाली जमीनें थी, ये खरीदना शुरू कर दी। वनस्पति उस वक्त एक्सपोर्ट होती थी, क्योंकि अंग्रेजों का दौर था। जी। अंग्रेजों का दौर होने की वजह से वनस्पति फॉरेन में जाती थी, जी। और सबसे लुक्रेटिव पेशा ये था कि वनस्पति जो थी उसका बिजनेस एक्सपोर्ट का। वो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जमीनें खरीदना शुरू कर दी। लोगों ने जब शोर शराबा किया, प्रोटेस्ट हुआ, तो महाराजा ने एक ऑर्डर किया 1927 में कि यहाँ का जो बाशिंदा है वो जमीन उसी के नाम रहेगी, बाहर का कोई नहीं खरीद सकता है, और नौकरी जो है वो यहाँ के बाशिंदा ही कर सकता है जम्मू कश्मीर में, बाहर का आदमी यहाँ आके नौकरी नहीं कर सकता। बैकग्राउंड जो आपने पूछा कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, वही जो ऑर्डर है
वो इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 370 में महाराजा के कहने पर और उस वक़्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनके कहने पे, क्योंकि महाराजा को पता था कि मेरा जो डोगरा कल्चर है, डोगरा एक वेरी, अगर आप पूरे मुल्क में देखेंगे तो हम डोगरा, उसमें मैं भी शामिल हूँ, डोगरा कम्युनिटी या डोगरा स्पीकिंग या डोगरा कल्चर जो है, ये एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी जिसको आप कह सकते हैं ना, सबसे छोटी माइनॉरिटी बिल्कुल, वो है। बिल्कुल। सिर्फ जम्मू का प्लान एरिया है। और अगर आप डोगरी स्पीकिंग, हम भी अपने आप को डोगरी स्पीकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पुंछ राजौरी है उसकी आप डायलेक्ट अगर देखेंगे तो वो डोगरी ही है। जी। और कल्चर सेम है, रहन सहन सेम है। अब वो ये अलग बात है कि डोगरे जो हैं उन्होंने जम्मू को अपना समझा और राजौरी पुंछ वालों को कभी जम्मू का हिस्सा भी नहीं समझा, कश्मीर वालों ने भी नहीं समझा और जम्मू वालों ने भी नहीं समझा। मैं उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा। जी। लेकिन एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जिसके कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए 47 में महाराजा ने कहा कि ये प्रोटेक्शंस रहेंगी। जी। 370 वजूद में आया। 370 में ही लिखा गया कि ये आर्टिकल आप अमेंड नहीं कर सकते, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इसको रेटिफाई नहीं करती है। ये सारा इन रिटन था। पार्ट क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 370 मेरे सामने है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कहोगे मैं पढ़ के बताऊं। जी, भी बिल्कुल। आर्टिकल 370 में क्लास 3 में था कि भाई ये आर्टिकल आप अमेंड नहीं कर सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते जब तक कि इसको यहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रेटिफाइड नहीं कर सकती। उस वक्त अभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी नहीं थी जब 370 आया। जी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसके बाद बनी है, 1952 के बाद बनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक़्त ये हो गया कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, अब हम जो हमारे रिलेशनशिप जो है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसी आर्टिकल 370 के पैटर्न पे ही बना था, तो कहा कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो असेंबली डिसॉल्व हो गई। जी। अगर आप उसको रखना चाहते हैं, आप उसको अमेंड करना चाहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट कर दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है 1956 में डिसॉल्व हो जाती है। जी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब डिसॉल्व हो गई तो इसके अमेंडमेंट के ओनली वे प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 370 इटसेल्फ इज कि आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करो। हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्टेड थी, अब दोबारा उसका इलेक्शन करवाओ, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाओ, प्रपोजल भेजो, उसको वेट करवाओ, अगर वो एक्सेंट देते हैं तो आप तब्दील कर दो, कोई हर्ज नहीं है। जो कानून कहता है आप उसी तरह करो। आपने क्या किया, आपने असेंबली को पहले डिसॉल्व किया, असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद गवर्नर राज के बाद प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल आपने 356 के तहत लगा दिया, आर्टिकल 356 में, तो तमाम जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास है। अब जब प्रेसिडेंट खुद ही लेजिस्लेचर का रोल अदा करता है तो एक्सेंट अगर उसने देनी है तो किसको एक्सेंट देनी है, अपने आप को। वो आर्टिकल 370 परमिट नहीं करता। खैर ये कानूनी बहस है, दलील हमारा काम है, जो पिटिशनर से हमने दलील देनी है, उसके बाद फाइनल ओपिनियन जो है, फाइनल आर्बिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इज द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या व्यू लेता है वो देखते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर एक देश हुआ करता था। ऐसा क्या हुआ कि भारत देश के साथ जुड़ना पड़ा? ऐसे क्या, मतलब उस समय की क्या कुछ बदलाव जो हैं वो जो करने पड़े महाराजा जी को? देखिए जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा, बुक्स में है, जम्मू कश्मीर तो कभी गुलाम नहीं रहा है। कभी भी नहीं। जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तार मुल्क था, सॉवरेन कंट्री जिसको हम कहते हैं, सॉवरेन कंट्री था। और महाराजा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। महाराजा ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे ना हिंदुस्तान के साथ।
जो हकीकत है, ये सारा फितना जो है ये पाकिस्तान ने क्रिएट किया। जी अब मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, नोबडी इज सिक्योर इन जम्मू एंड कश्मीर, यू नो इट। अगर उस वक्त पाकिस्तान कबायली ना भेजता तो ये सूरत कभी भी क्रिएट नहीं होनी थी। पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था जम्मू कश्मीर पे। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, कबायली इसीलिए तो भेजे उन्होंने। जी कबायली क्या थे, वो पाकिस्तान आर्मी थी यार, अब जी मुझसे मत ये चीज़ें बुलवाओ। वो तो पाकिस्तान आर्मी थी, आर्मी आई थी साथ, और जो वहाँ के क्रिमिनल गुंडे लोग थे उनको भेजा था जी कब्जा करने के लिए। उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उनको भी और लोग भी, खासकर कश्मीर के लोग, उन्हें डर महसूस हुआ उनको। हालांकि कबायलियों को भगाया कश्मीर से, जी लेकिन हमारे पुंछ रजौरी में उन्होंने कब्जा किया था। हम लोग तो गरीब थे और स्कैटर्ड पॉपुलेशन थी, तो हमारे पे तो हमारा एरिया तो कब्जा कर लिया था। तो सीज फायर के बाद उनको वापस जाना पड़ा, जी हमारे एरिया को तो कब्जा कर लिया था। कश्मीर में भी बारामूला तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद महाराजा ने जब असिस्टेंस मांगी नेहरू साहब से, तो उन्होंने कहा भाई आप हमारा हिस्सा नहीं हो, आप एक मुल्क हो, हम अपनी आर्मी दूसरे मुल्क में कैसे भेजेंगे, जी आप एक्सेशन साइन करो। फिर उनको एक्सेशन साइन किया, लेकिन विद दीज कंडीशंस कि एक्सेशन में करता हूँ कि आप, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं था कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये ऑटोनॉमीज़ जो हैं मैं अपने एरिया में खुद मुख्तार रहूँगा इन मामलात में। और वो कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्कों में दो कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। जी वहाँ प्रेसिडेंशियल फार्म है और यहाँ प्रेसिडेंशियल फार्म नहीं है। यहाँ वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि अमेरिका इस वजह से कमज़ोर हुआ कभी भी हिस्ट्री में कि उसकी हर रियासत के लिए अलग आइन है और हर रियासत का अलग कानून है और हर रियासत अपने दायरा इख्तियार में खुद मुख्तार है। इससे अमेरिका कमज़ोर हुआ ये बात कोई नहीं कह सकता, बल्कि वो एक बाइंडिंग फैक्टर रहा। बहुत सारी स्टेट्स अमेरिका में उसके बाद मिली हैं, इसलिए मिली हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है, वो पहचान पहचान जो है वो बरकरार रहेगी। हम जम नहीं होंगे अमेरिका में, बल्कि हमारे, और वही देखो किसी भी कौम की, आज आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ क्या है, आइडेंटिटी की जंग है जो तशद्दुद इस वक्त हो रहा है। वही हालत हमारी होनी है यहाँ। यहाँ आउटसाइडर्स ने हमको मारना है और पहले जम्मू वालों को मार पड़नी है। जो आज हो रहा है ना नॉर्थ ईस्ट में, वो यहाँ भी होना है और वही प्लान है। हम चाहते हैं कि वो सिचुएशन यहाँ ना बने। ज़ाहिर सी बात है, अपनी आइडेंटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक इंट्रिंसिक है। ये जितनी बाकी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, हमारी ज़मीनें छिन गई, हमारी नौकरियाँ छिन गई, हमारी कल्चर अब आस्ता आस्ता छिन रहा है, हमारी अब पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो भी छिनने वाली है। और एक स्टेज आ रही है कि जहाँ वी विल बी एट वॉर। जिस तरह नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, हम उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं कि वो सिचुएशन दोबारा, जब कम से कम जम्मू में वो सिचुएशन ना पैदा हो। मुज़फ़्फ़र साहब, भारत देश के साथ कुछ शर्तों पे जुड़ने के बाद भी जम्मू कश्मीर में पीएम रहे हैं, कब तक रहे हैं? 1965 तक यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपना रहा, जिनको सदर रियासत कहते हैं। 65 में ये ख़त्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी अमेंडमेंट हुई। उस वक्त यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि यहाँ है तो यहाँ मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग चला रहे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि 70 साल से यहाँ लोग, और भाई यहाँ लोकल पार्टीज़ की अगर टोटल हुकूमत आप देखोगे तो 17-18 साल बनती है, 1947 से लेकर 23 तक।
बाकी या तो वो गवर्नर राज रहा है या सेंट्रल की डायरेक्ट हुकूमत, यानी सेंटर की जो पार्टी थी वो नॉमिनल होते थे। जब यहाँ बख्शी गुलाम मोहम्मद बने वो तो स्टैम्प पेपर थे, सरकार जो थी वो दिल्ली से चलती थी। तो जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज़ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस ना कोलिशन होगी, कांग्रेस तो चलो सेंटर के मातहत ही, जो कांग्रेस का जो लीडर होता था या चीफ मिनिस्टर होता था वो तो उसकी डोर बागडोर जो थी वो दिल्ली में होती थी, तो वो सेंटर ही चलाती थी डायरेक्टली। जिस तरह आज जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो नहीं चला रहे, चला तो होम मिनिस्ट्री रही है, तो इस तरह उस वक्त भी सेंटर का राज था। तो लोकल पार्टियों का राज तो टोटल मिला के 16 से 17 या 18 साल बनता है, अब हिसाब कर लें। तो कहते हैं कि पिछले 70 साल में ये हुआ, और उस 16-18 साल में जो तरक्की हुई है कि आज हम जहाँ हैं वो उन लोगों की वजह से। तो महाराजा का जो इल्हाक था वो शराइत पर था, उन शराइत को ट्रैम्पल किया, रोंदा, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह रोंदा कि उसकी धज्जियां उड़ाई, और फिर महाराजा साहब के दिन छुट्टी भी दी हमको। जो महाराजा ने जो जिन कंडीशंस पे इलाहा किया उसकी धज्जियां उड़ाई, लेकिन महाराजा के पैदाइश यूम पैदाइश पे हमको छुट्टी दे दी, वही बहुत है हमारे लिए। उसके एग्रीमेंट का एहतराम नहीं किया आपने, लेकिन उसके दिन पैदाइश की छुट्टी दे दी। मुजफ्फर साहब, ये जो 11 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। पिछले कई सालों से जो है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, तो इतना समय क्यों लगा? और चीफ जस्टिस साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, क्या उन्होंने कुछ एब्जॉर्ब किया यहाँ पे, या कुछ और कंडीशंस थी जिस वजह से इतना डिले हुआ इसमें? देखिए अफराज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर के दौरा पे आए थे वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव दौरा था, उसका केस के साथ कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता जी। केस लिस्टिंग का जो मामला है और सुनवाई का जो मामला है वो जुडिशल डिस्क्रिशन है। जुडिशल डिस्क्रिशन में वो यहाँ आकर अगर देख कर भी कुछ जाएंगे तो उससे केस की नौयत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइनी कोर्ट जो है वो आइन पर चलता है और दलील पर। जी। जो दलील पेश की जाएगी उसकी कसबटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो होगा वो होगा। वो यहाँ आकर अगर देख कर भी जाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने। मुजफ्फर साहब, ये जो सुनवाई होने जा रही है, अब किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ रहेगा आगे? हमारी तैयारी तो पहले से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तैयारी तो इसकी है, लेकिन 11 को मुझे नहीं लगता है कि इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी। ये डायरेक्शंस के लिए लगा है, हो सकता है हमें डायरेक्शंस देंगे कि भाई जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं ये इन 20 केसेस में, वो अपना साइनॉप्सिस ऑफ द आर्गूमेंट्स जो है वो सबमिट करेंगे, फिर कोई डेट फिक्स कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको इसी महीने के एंड में या अगले महीने के शुरुआत में ही डेट फिक्स करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसका एक नेशनल इम्पैक्ट भी होना है और बहुत सारी आइनी पेचीदगियाँ इसमें शामिल हैं। इसके आर्गूमेंट में भी टाइम लगेगा, मुझे लगता है कम से कम एटलीस्ट 1 वीक उनको स्पेयर करना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोर्ड देखना होता है कि हमारे पास किस हफ्ते में कितने केसेस हैं जो हेयरिंग के केसेस हैं और उसमें कितना टाइम लग सकता है, तो अपने हिसाब से देखकर बेंच जो है वो अपने हिसाब से फिर फिक्स करता है उसको। तो उम्मीद है कि फिक्स किया जाएगा इसको आर्गूमेंट्स के लिए। ये जो केस फाइल किया गया है, इसमें क्या ग्राउंड्स दी गई हैं, क्या बताया गया है कोर्ट को? हाँ, ये एक बहुत लंबी बहस है। ग्राउंड्स इसमें कोई एक नहीं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स हैं, कुछ लीगल्स हैं, फैक्चुअल्स हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। जी। वो तो इस वक्त मतलब उनको नरेट करना प्रॉपर भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं। जी। मुजफ्फर साहब, पूरे जम्मू कश्मीर की नज़रें जो हैं वो गड़ी हुई हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो क्या एक मैसेज रहेगा? कुछ लोग हैं जो चाहते हैं 370-35 ख़त्म हो गया है, ख़त्म ही हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि वापस आ जाए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो आदमी जिसको ज़र्रा बराबर भी अपनी पहचान, अपने कल्चर या इस जम्मू कश्मीर की धरती से प्यार है, वो तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि ये वापस ना आए।
अब कोई आदमी अगर अपना सब कुछ ही जो है वो त्याग दिया उसने, ना उसको यहाँ के कल्चर से, ना जम्मू कश्मीर की धरती से, ना यहाँ की आवाम से कुछ लेना देना है। जिस तरह आजकल आप सुन भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि भाई बाहर के लोगों को अगर ज़मीन फ्री में दी जाती है, तो मैं जम्मू वाले को पूछता हूँ, आपको दिल्ली में कितनी फ्री जगह मिलती है? आपको यूपी में कभी किसी ने फ्री जगह दी? आप भी जाते हो बिज़नेस करने के लिए, आप बिल्कुल। पंजाब में जाते हो, आप चंडीगढ़ जाते हो, कभी वहाँ आपको मिली है? क्या यहाँ को लूट मची है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की जो जितने रिसोर्सेज हैं उनको आप डिप्लीट कर दो, उनको आप इस तरह स्क्वेंडर करो? तो कुछ लोग उसको भी तस्लीम करते हैं कि भाई ठीक करते हैं वो। तो वैसे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, और वो लोग जो होते हैं वो समझ लो आप, मैं उनको पेड कहूँगा, अपनी ज़ात के लिए, वो ज़ाती फ़ायदों के लिए कहते हैं, लेकिन नॉट इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम एनी सिटीज़न, एनी स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन थिंक के ये वापस नहीं मिलना चाहिए। और जो अगर कोई सोचता है तो वो यहाँ की आवाम का दुश्मन है। वो यहाँ की, देखो मैं एक चीज़ और आपको पते की बात जी। करूँगा, मेरा ये हक है, मैं अपना हक तर्क कर दूँ, जिसको कहते हैं ना वेवरिंग ऑफ द राइट्स। हालांकि हमारा आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है, बाकी हक आप वेव कर सकते हो। मैंने आपसे कुछ रकम लेनी है, मैं छोड़ सकता हूँ, बजाओ मैंने आपको माफ़ कर जी। दिया। लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वेव ऑफ भी नहीं कर सकते। नो सिटीजन हैज़ अ राइट टू वेव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उसको अगर मैं छोड़ भी देता हूं तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको इन्फोर्स कर सकता है। उसकी बेहतरीन मिसाल है कि आई कैन नॉट किल माई सेल्फ, हालांकि दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ माई फ्री विल बिल्कुल। प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19, बट आई डोंट हैव अ राइट टू एंड माई लाइफ। I cannot waive off this right, that I waive off my this fundamental right to live. मुझे ये हक है कि मैं अपना जो बाकी हक है अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, मैं अपना हक किसी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं आने वाली नस्ल, अपने बच्चों और आने वाली नस्ल के हक को वेव ऑफ कर दूँ, उसको छोड़ दूँ। अपना हक मैं छोड़ सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये हक किसने दिया है कि मैं अपने बच्चों के हक का भी फैसला मैं खुद कर दूँ। जो लोग ये कहते हैं कि 370 वापस नहीं आना चाहिए, उनको ये हक किसी ने नहीं दिया कि तुम अपने आने वाली नस्लों का हक भी नस्ल कुशी कर दो, उनको ज़बह कर दो। ये किसने हक दिया उनको? चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर जज व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर खान साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।